8 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात रहा और जिसका फ़ैसला कुछ हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था, वो फ़ैसला अगस्त के पहले हफ्ते में यानी अगले 7 से 10 दिन में सुनाया जाएगा। ये ज़राए ने दावा किया और ज़राए कहते हैं कि इसी हफ्ते 8-10 दिनों में ये फ़ैसला सामने आ सकता है। और कहने वाले कहते हैं कि जुडिशल रेफरेंस दायर करने वाले का अपना ही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे रेफरेंस की समाअत के दौरान वो पोशीदा हक़ाइक़ भी सामने आ सकते हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए। बहुत से मामला बेनकाब हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि जनाब फ़ैसला आया ही चाहता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, साइमन क्लार्क जिसने फाइनेंशियल टाइम में खान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो खबर शाया की, उसने एक इंटरव्यू दिया है और उसने सवाल उठाया कि शेख नहयान जो कि यूएई के शहजादे हैं, उन्होंने खान साहब को जो डोनेशन दी, फ़ंड दिया, वो तो 20 लाख डॉलर दिया था, लेकिन जो पाकिस्तान भेजा गया वो 12 लाख डॉलर था, जो आरफ नकवी की कंपनी के ज़रिए भेजा गया था। तो बाकी का 8 लाख डॉलर कहाँ गया? तो ये वो 8 लाख डॉलर जो है वो खान साहब की इमानत, दयानत और लियाकत पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी ख़बर है वो ख़बर भी सामने आई कि जो खान साहब अमरीकी ख़ाती अमरीकी मरासले का जिक्र करते थे, वो मरासला उनको एक्चुअली दिया किसने था? जो उन्होंने मरासला एक जलसे में लहराया था, क्या वो मरासला था? और ये मरासला देने वाली जो शख्सियत थी उसका नाम जानकर आप परेशान और हैरान हो जाएंगे और आपको शायद तवक्को भी नहीं होगी कि ये मरासला उन्होंने खान साहब को दिया था। इसके अलावा पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन पेट्रोल आटे में नमक बराबर सस्ता हुआ, लेकिन बहरहाल इस बात की खुशी है कि इस बार हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, कुछ कम किया है, 3 रुपये कुछ पैसे कमी की है, और लेकिन डीज़ल की कीमत में इजाफा कर दिया है। तो बहरहाल जो पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए ज़रा अच्छी खबर ये कि इस बार पेट्रोल की कीमत बढ़ नहीं रही। इस पर भी एतराज़ है लोगों को कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल काफ़ी सस्ता हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत में उस तनासब से कमी नहीं हो रही। तो अब पेट्रोल की नई कीमत कोई 227 रुपये अराउंड कुछ पैसा है और डीज़ल जो है 244 रुपये का हो गया है। ये कहते हैं कि 14 अगस्त की जो परेड होती है, जो 13 अगस्त को अमूमन होती है, वो परेड जो है वो मनसूख किए जाने का इम्कान है या कर दी गई है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब और जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके तनाज़र में जो 14 अगस्त को तकरीबात होती है रवायती तौर पर, वो शायद इस बार उस तरह ना हो सके। कुछ होंगी लेकिन जो बड़ी परेड है शायद वो ना हो सके। ये भी ज़राए से खबर है, ये कंफर्म खबर नहीं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन ये खबर चूँकि आ गई है कि पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारियों और कुछ इसमें अमवात हुई हैं, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक, क्योंकि सैकड़ों लोग बलूचिस्तान में सैलाबी रेले में बह गए हैं और अब जैसे सैलाब का जोर कुछ कम हुआ है और इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो उस पानी में से और उस कीचड़ में से और दलदल में से जो लाशें निकल रही हैं वो दिल दहला देने वाला मंजर है और वो तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है। इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया कि वो कहीं नहीं जा रहे और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये दावा उन्होंने इस बुनियाद पे किया कि फवाद चौधरी ने दावा किया था कि हुकूमत के इत्तेहादी उनसे राब्ते में, 5 अरकान उनके राब्ते में है। तो इस हवाले से MQM और बाप पार्टी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और उन्होंने कहा जी हम तो कहीं नहीं जा रहे और ना हमसे किसी ने रब्ता किया है, और ये जो फवाद चौधरी जो दावा कर रहे हैं वो दावा दुरुस्त नहीं है। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम आयद किया हम शाहरियार खान अब्बासी पर कि उन्होंने कमीशन लिया भारतीय कंपनी से और वो कमीशन कुछ करोड़ों डॉलर बनता है। एक उन्होंने डॉक्यूमेंट भी ज़ाहिर किया है। इस पर बात करेंगे कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया उस इल्ज़ाम की क्या हकीकत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगता है कि अब फैसला कर लिया है कि खान साहब अगर चाहते हैं कि जी वो फैसला सुना दिया जाए तो सुना दिया जाए, क्योंकि खान साहब की तरफ से उन पर बेतहाशा दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव इसी वजह से डाला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ कोई शायद मुज़ाकरात करे, कोई बात करे। तो बहुत से लोग कहते हैं ये ब्लैकमेल करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जो मेरा गुमान है, जो मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि वो ये है कि खान साहब खुद चाहते हैं कि फ़ैसला जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि फ़ैसला उन्हें पता है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा और ये फ़ैसला अगर इन हालात में आता है तो उसके ऊपर उन्हें इस हालात में, इस वक्त हालात उनके हक़ में साजगार हैं
वो हाल ही में पंजाब के अंदर इलेक्शन जीते हुए हैं। पंजाब में उन्होंने एक अपनी छीनी हुई गवर्नमेंट वापस ली है, तो एक पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद उनको लगता है ये कि उनकी राय आमा उनके हक में है, और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो राय आमा इस फैसले को कतई नहीं मानेगी। तो आइडियल हालात हैं, इन हालात में अगर फैसला आ जाता है जो कि उनके खिलाफ है, जो उनको पता है कि उनके खिलाफ होना है, और उन पर पाबंदी भी लग सकती है, उनके खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनको इस बात का भी इल्म है कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहबान हैं उनके बारे में तो एक वो वीडियो आई है ना 129 सेकंड की, आपने देखी होगी, जो भूटान की अदालत के 3 जजों का फैसला था। तो उसी तरह की फैसले मतवक्को हैं, और इस वक्त अदलिया जो दबाव का शिकार है, और उसको ज़रूरत है कि इस वक्त खान साहब की जमात या खान साहब के लोग उन्हें सहारा दें, क्योंकि दूसरी तरफ से उन पर यलगार हो रही है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है, और इसके अलावा जिन जमातों के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया, जो हुक्मरान जमात है पंजाब में जिनकी गवर्नमेंट थी, तो वो उनसे वैसे ही नाराज़ हैं। तो पॉलिटिकली उनको ज़रूरत है खान साहब की, और खान साहब को ज़रूरत है उनकी। तो हालात खान साहब के हक़ में साजगार है, और लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। कंवर दिलशाद बड़ी धमकियां देते रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के साबिक तर्जुमान है, वो कहते भी रहे पिछले दिनों, बल्कि कल भी उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली ने जो करारदाद पेश की है, ये करारदाद जो इस पर पूरी पंजाब असम्बली नाअहल हो सकती है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है उसके पास जज के इख्तियारात होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात होते हैं, और उसकी हैसियत भी आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, और किसी जज के ख़िलाफ़ किसी असम्बली में करारदाद पेश नहीं की जा सकती। तो अगर करारदाद पेश की जाए तो फिर वो पूरी असम्बली को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसके बावजूद पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश हुई है, और फिर प्रेशर भी पड़ गया इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वजाहतें ये बताती हैं कि वो प्रेशर में आए हैं, और अब उन्होंने शायद इसके बात का फैसला कर लिया कि इस किस्से को ख़त्म किया जाए और ये फैसला सुना दिया जाए। इस फैसले के हवाले से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन को, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि ये फैसला दूसरी जमातों के साथ सुना दिया जाए। जब दूसरी जमातों के फैसले आए इस हवाले से तो उनके साथ सुनाया जाए। तो शायद इसी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत की जो रिमार्क्स है या उनकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अभी तक इस फैसले को रोका हुआ था। या ऐसी कोई और भी बड़ी वजह हो सकती है, जो की प्लेयर है वो नहीं चाहते हो कि खान साहब के खिलाफ फैसला आए। लेकिन अब ये सोर्सेज के हवाले से यानी बात सामने आ रही है कि जी फैसला हो गया है कि अब इसको हम जो है वो यानी अगले 8-10 दिन में इसको सामने ले आएंगे। और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए कहते हैं कि ये आइनी इदारा है और इसमें किसी की कोई जमात उनकी फेवरेट है ना कोई शख्स उनका फेवरेट है। तो ये जो ब्लैकमेलिंग की गई है ना, ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और उनके हवारियों की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्मोक स्क्रीन पैदा करने के लिए की जा रही है। तो जो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी भी तहकीकात कर ली गई। ये स्मोक स्क्रीन से मुराद ये है कि यानी असल मामले की तरफ से तवज्जो हटा दी जाए। तो ये जो फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आई उसके बाद रेफरेंस लाना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और पंजाब असम्बली में करारदाद, ये सारी तवज्जो इधर डाल दी गई है ताकि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी से तवज्जो हट जाए। अब फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। सामिन क्लार्क ने इंटरव्यू दिया है अलीना शिगरी को, न्यूज़ एंकर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में उनको लिया और उन्होंने बताया कि जनाब ये रकम एक्चुअली जो है वो 20 लाख डॉलर जो दिए गए थे शेख नहयान बिन मुबारक की जानिब से, जिसके बारे में अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी यानी बहुत से हल्के बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को गिराने के लिए दुबई ने या यूएई ने फाइनेंस किया। तो जो साइमन क्लार्क का सवाल है वो ये कि वो 20 लाख डॉलर थे, लेकिन जो पाकिस्तान भेजे गए पीटीआई के अकाउंट में 12 लाख डॉलर थे। तो 8 लाख डॉलर कहाँ गए? क्या वो आरफ नकवी की जेब में चले गए या वो फिर उन्होंने बाहर खान साहब के किसी अकाउंट में मुंतकिल कर दिए, कहीं और चले गए? तो ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि बाकी 8 लाख डॉलर कितने गए। तो ये सवाल तो फिर बनता है ना कि वो 8 लाख डॉलर कहाँ गए। अगर आप खान साहब की इस बात पे अगर आप उनकी पकड़ नहीं करते कि उन्होंने एक चैरिटी मैच की फ़ीस को अपने सियासी जमात के लिए अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर वो जो रकम आई उसके ऊपर भी तो सवाल उठता है कि वो रकम क्या पूरी आई या वो रकम बीच में किसी इधर उधर हो गई। तो खान साहब के ज़राए आमदन तो है कोई नहीं, तो उनकी इमानत सदाकत यो जिसके बारे में बड़ी बातें की जाती थी उसकी तो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम ने उनकी जो इज़्ज़त की धज्जियाँ ना, यानी उनका जो बुत बना हुआ था कि बड़े वो ईमानदार है सादिक है, वो तो सारा उन्होंने बुत पाश कर दिया। तो खान साहब का वो बुत हो गया पाश। लेकिन खान साहब का जो दूसरा करिश्मा है
वो करिश्मा पाकिस्तान के अवाम को बड़ा हॉन्ट कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, और वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की अखलाकियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ ख़वातीन की बच्चियां हैं जो कि बड़ी ही अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रही है, और उनकी गुफ्तगू से लगता ये है कि वो उनकी सोच जो है वो खासी यानी हमारे मुआशरे से मैच नहीं करती। उसकी वजह कि खान साहब जो पिछले यानी अगर उनका प्राइजिंग देखें तो उनका प्राइजिंग तो पिछली 2012-13 से शुरू हुआ है। 22 साल जद्दोजहद तो अलग ही बात है। तो उसके बाद से वो जो उस वक्त 2012-13 में जिन्होंने खान साहब को देखा, बच्चे थे 15-16 साल के, वो माशाल्लाह 22-23 साल के हो चुके हैं, वोट डालने के अहल है। तो वो खान साहब के बड़े डाई हार्ड फ़ैन है, क्योंकि उन्होंने खान साहब का माजी नहीं देखा, वो आज का खान साहब देख रहे हैं, जिसमें खान साहब यानी जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखते गुफ्तगू करते हैं। इस्लामिक सेकुलर इस्लामिक किस्म की उनकी सोच है, लिबरल मॉडरेट कह लें, और वो पूरा इस्लामी होने का भी तासर देते हैं और पूरा मॉडर्न होने का भी तासर देते हैं। तो एक बच्ची किसी वीडियो में कह रही है कि जी मेरी वालदा उनकी बड़ी फ़ैन है और वो उनसे शादी करना चाहती है। तो उनसे सवाल पूछा किसी एंकर ने कि क्या वो आपकी वालदा इस बात की, आपके वालिद इस बात पर नाराज़ नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे वालिद नाराज़ नहीं होंगे। क्योंकि मेरा ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज में ही गिफ्ट करूं। और आपकी अम्मी क्या चाहती हैं इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। तो आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये खातून हमारे साथ मौजूद है। यानी उस बच्ची को ये नहीं पता कि ये गैर शरई काम है कि उसकी वालदा अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर ले, शादी की ख्वाहिश जाहिर करे और उसके वालिद को भी कोई इतराज़ ना हो। लेकिन इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? उसके सामने एक मिसाल मौजूद है, यानी लीडर ने खुद किसी बच्चों की वालदा को उसके शौहर से उसकी रजामंदी से तलाक दिलाकर शादी की, उसके शौहर को भी कोई इतराज़ नहीं था। तो जब खातून अव्वल के साबका शौहर को एतराज़ नहीं था, उनके बच्चों को भी कोई इतराज़ नहीं था, तो फिर बच्चे जो आज के दौर के वो भी ये समझेंगे ना कि ऐसा हो सकता है कि हमारी अम्मी भी किसी को पसंद कर सकती है, वो भी किसी के साथ शादी कर सकती है, हमारे अब्बा को कोई इतराज़ नहीं होगा। क्योंकि खान साहब ने जिससे शादी की उस खातून के बच्चों को भी कोई इतराज़ नहीं था, उस खातून के शौहर को भी कोई इतराज़ नहीं था। तो ये मिसालें जो सेट की है, इसने मुल्क के अंदर से अखलाकियत का निकाल दिया जनाजा। वो आप एक नहीं दर्जनों वीडियो है जो बहुत से लोगों ने दिखाई है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन मुझे जो एक चीज़ समझ में आ रही है, वो मुझे याद आ गया, रास्पुटीन एक करैक्टर हुआ करता था, अगर किसी को याद हो। रास्पुटीन रूस का आखिरी शाही दौर था और ये वहाँ का एक सेक्स सिंबल था, और इसने फिर उस मुल्क की अखलाकियात को भी तबाह कर दिया, जो आज तक तबाह है। और रूस तो तबाह हुआ ही, मुल्क भी तबाह हुआ। तो इसलिए कहने वाले कहते हैं कि अगर आप गौर करें तो खान साहब के अंदर, खान साहब ने सबको स्टडी किया हुआ, रास्पुटीन को भी, हिटलर को भी, अल्ताफ़ हुसैन को भी, सबका उन्होंने एक चूरन बनाया हुआ और एक अपनी पॉलिटिक्स की है। वो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं जो मुल्क की, उन पे इतराज़, उनकी सियासत पे इतराज़ नहीं है। लोग समझते हैं वो सियासत कर रहे हैं, हम भी समझते हैं वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं वो सियासत नहीं कर रहे हैं, वो माशरे को तबाह कर रहे हैं, वो मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो यही असल इतराज़ है उन पर कि या मुल्क बचा लें या फिर न्याजी को बचा लें। अब वो जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुल्क बचाने में बड़े सीरियस है और मुल्क के कस्टोडियन को हमेशा वही बचाते हैं, वरना तो सियासतदानों के हवाले से जो दास्तानें आती है उसमें तो यही लगता है कि सियासतदान सिर्फ मुल्क खाने के लिए आए हैं। और झूठी खबरें इतनी फैलाई जाती हैं सियासतदानों के हवाले से कि कोई उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। मोतबर किस्म के सहाफ़ी, शाहीन सवाई जैसे सहाफ़ी, जब ये झूठ फैलाएंगे कि जी 250 सूटकेस नोटों का भरा हुआ दुबई से उड़ा के कराची से उड़ा के दुबई चला गया, तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे जनाब ये लुटे रहे हैं, और वो अमेरिका में बैठा हुआ, उसको ना पता है, बस झूठ की गंगा। तो झूठों की एक लहर है। अब झूठ देखें ना आप, बिलावल भुट्टो की जी रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात नहीं हुई, चैनल लगे हुए हैं जनाब, ये तो किसी किस्म, ये तो यंग सब वज़ीर आला है, एंड ये यंग सब वज़ीर ख़ारजा, उसको पता कुछ नहीं है, और फलाना है, धमाका है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन पता चला वो तो मिला है, तस्वीर भी मौजूद है, लेकिन झूठ जो है उससे पहले अपना काम दिखा चुका है। तो ये इस मामले में बड़े तेज़ है। तो इसी पे जो खबर आज जावेद चौधरी साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था, तो उनका कॉलम का कुछ हिस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो कॉलम पढ़ने लायक है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। और कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो कि कॉलम कम और न्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो उनके कॉलम में जो न्यूज़ है वो बड़ी दिलचस्प है। और उन्होंने
उसके अंदर ये इंकशाफ किया कि जो हाँ साहब को मरासला दिया गया था, वो मरासला जो है बड़ी अहम शख्सियत ने दिया था। पहले उन्होंने वो बैकग्राउंड बताया, और ये बैकग्राउंड मेरा ख्याल है कि मेरे तो नॉलेज में नहीं कि इस किस्म का बैकग्राउंड कोई पहले भी किसी ने इस तरह इतना डिटेल के साथ शेयर किया हो। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को जो परेड ग्राउंड में जो मरासला लहराया था, उसकी बैकग्राउंड उन्होंने बताई है कि पाकिस्तान में अमेरिका जो सफ़ीर थे असद मुजीद, वो 7 मार्च को उन्होंने अलविदाई मीटिंग के लिए रिटायर होने वाले थे, यानी वहाँ से उनको अलविदा वहाँ से होना था। तो उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात के लिए चले गए। जब आदमी रिटायर होता तो जाता है ना कि यार मैं अब जा रहा हूँ, तो आपसे बस जा रहा हूँ और ये वो खुदा हाफिज़ और अब कहाँ सुना माफ़ कीजिएगा। तो असद मुजीद चले गए डेविड लू के पास, ये अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और वहाँ मुलाकात हुई लंच के ऊपर। तो शिकवा किया असद मुजीद साहब ने कि जनाब मैं इस अफसोस के साथ वापस जा रहा हूँ कि आपने सदर जो बाइडन की वज़ीर इमरान खान से टेलीफोन पर बात नहीं कराई। डोनाल्ड लू ने इमरान खान की वो सारी तकरीरें, बयान, ट्वीट्स दोहरा दिए और जो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जारी किए थे, और कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते रहे हैं, तो इमरान खान तो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर है, तो मैं किस मुंह से अमेरिकी सदर से बात करता कि जनाब वो फ़ोन करें इमरान खान को। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चेंज वेंज आ जाता है, कोई और हुकूमत आ जाती है, कोई नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाता है, तहरीक अदम हो जाती है जो अभी चल रही है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा। तो असद मुजीद ने ये सारी बातें लिख कर भेज दी, और ये बातें फिर ये फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद के पास आई। उससे प्रोसीजर के मुताबिक ये मरासला वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजा, ISI को भेजा, GHQ भेजा, और फिर ये GHQ के प्रोसेस से होता हुआ जनरल बाजवा तक पहुंच गया। 11 मार्च को कामरा एयरबेस पर एक तकरीब थी जिसमें जनरल बाजवा मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे। तो आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान वो कागज़ निकाल के दिखाया इमरान खान को और कहा कि सर मैं आपसे बार बार ये दरख्वास्त करता रहा था कि आप हाथ हल्का रखें, सफारती ताल्लुकात बहुत नाजुक होते हैं, अब ये मरासला देख लें। तो इमरान खान ने उस कागज़ पर नज़र दौड़ाई, कहा कि और उसे तय करके अपनी जेब में रख लिया और कहा जनरल साहब आप इसे छोड़ें, इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं। उसी दिन उन्होंने दीर के जलसे में खिताब करना था और वो जाना चाहते थे, तो आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि सर आप लीडर हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप दूसरे लीडरों को बुरे नामों से ना पुकारा करें, ये फजलुर रहमान को डीजल कहना ज़रा ज़्यादती है, तो ज़रा फार्म व तफ़हीम से काम लिया करें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहाँ जलसे में कह दिया कि जी वो मेरी अभी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने उसका नाम डीजल रख दिया। तो ये सुनकर इस्टेब्लिशमेंट वालों ने सर पकड़ लिया। तो इमरान खान ने वो ख़त जो है वो उसी परेड ग्राउंड जलसे में वही ख़त लहरा दिया 27 मार्च को, जिसकी कॉपी आर्मी चीफ ने उन्हें समझाने के लिए दी थी। यहाँ से साजिशी बयानी का शोर शुरू हुआ। ये ख़त जनरल बाजवा ने दिया था उनको, ये जो 64 के कालम में लिखा हुआ है, और इस पे जो तहरीक इंसाफ वाले वो शहबाज गिल साहब कहते हैं हमने उंगली डाल के निकाला था, ये ख़त तो छुपाया गया था, यूँ था वो था। तो ये कहानी भी यानी ये भी जो झूठ था कि जी ख़त छुपाया गया था या मरासला किसी ने छुपाया था, इनको दिया नहीं था और ये कोई धमकी दी गई थी, तो धमकी दी गई होती तो इसको इस तरह आर्मी चीफ उनको साथ इस अंदाज में शेयर ना करते, समझाने वाले अंदाज में। क्योंकि खान साहब ने ये बात तो दुरुस्त है, ये लॉजिकल भी है। अगर आप देखें तो ट्रंप के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी और खान साहब जब ट्रंप से मिलकर आए थे तो कहते हैं वर्ल्ड कप जीत के आया। तो उसके तनाज़ुर में देखा जाए तो फिर आप अगर ट्रंप की कैंपेन की हिमायत करें, जिस तरह खान साहब ने मोदी को ख्वाहिश जारी की, अल्लाह करे मोदी जीत जाए, दुआ करता हूँ, इस तरह ट्रंप के जीतने की दुआएं करते थे। ये एक ही दिमागुल नस्ल के, एक ही कबीले के लोग हैं, तो ट्रंप की हिमायत करते थे। तो बाइडन फिर उनसे कैसे फ़ोन पर बात करता, तो समझ में आ गई बाइडन ने उनको फ़ोन क्यों नहीं किया था। तो अगली खबर भी इससे कुछ करीब करीब ही है। वो खबर है जनरल शुजा पाशा जो कि साबिक DGI है, उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा एक ट्विटर हैंडलर को, और वो ट्विटर हैंडलर जो थे वो जैशमाल बुगटी नाम उनका शायद ये था, और जो मैं देख रहा था उनको उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। और नोटिस में ये बुगटी साहब जो है ये कुछ शेयर कर रहे थे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ये जो भी हुआ है
आरफ नकवी वाला केस, इसके अंदर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और उनकी इन्फॉर्मेशन फिर मीडिया पे डिस्कस भी हुई और वो अच्छी खासी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन थी। उस इन्फॉर्मेशन को वो जेशाल संतोष बुगटी ने शेयर किया तो उनको लीगल नोटिस भेजा गया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आपने बड़ी यानी आरफ नकवी के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। मेरी को भी पाकिस्तान में उनसे मुलाकात हुई है, पाकिस्तान से बाहर भी उनसे एक मुलाकात हुई है। ये जनरल शाह पाशा की तरफ से उनके वकील असद मुनीर है, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद फिर वो ट्विटर अकाउंट पे मैंने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो जेशाल संतोष बुगटी का अकाउंट मिला नहीं। मुझे लगता है वो अकाउंट उन्होंने डिलीट कर दिया, ये भाग गए। तो बहरहाल ये एक लीगल नोटिस उन्होंने भेजा। अब आ जाते हैं शहबाज गुल ने जो शाहिद खान बासी के खिलाफ जो वो दावा किया कि जी उन्होंने भारतीय कंपनी से वो लिए पैसे वैसे और कमीशन एजेंट लिए। पहली बात तो ये कि सीधा सीधा आपको पता है इमरान खान साहब फंसे हुए फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अंदर, जहां भारतीयों से और अरबियों से पैसे लेने का इल्ज़ाम है। तो इन्होंने एक अपने मुखालफिन का भी ताना जो इंडियन से जोड़ने की कोशिश की है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये कि शहबाज गुल का दावा कि शाहिद खान बासी ने इंडियन कंपनी से कंसल्टेंसी फ़ीस ली, जिसे वो कहते हैं रिश्वत है, तो फिर इनको चाहिए मुकदमा कर दें। और शाहिद खान बासी कहते हैं कि ये झूठ है और मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, अगर साबित कर सकते हो तो अदालत में मेरे खिलाफ पिटीशन दायर कर दें। तो सवाल ये कि अगर वो शहबाज गिल पिटीशन दायर नहीं करते तो शाहिद खान बासी को चाहिए कि वो इनके खिलाफ डेफर्मेशन का केस, तो इन्हें इसका यानी इज्जत हतक का दावा कर दें। दोनों ने कुछ नहीं करना, दोनों ने कोई एक काम भी नहीं करना, क्योंकि दोनों को मालूम है कि इसमें सब स्टार्स नहीं है, दोनों सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग उनके पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो फाइनेंशियल टाइम की या हकायक पर मबनी जो भी स्टोरियाँ सामने आ रही हैं उनके ऊपर कुछ स्टैंड कर सके। इस दौरान के जब के भी ये लड़ाई चल रही है और जिसको यानी खास साहब के बड़ी ज़बरदस्त टीम है, वो एक इशू उनके हाथ में आए वो तूफान बर्पा कर देते हैं और नून लीग वाले सत्तू पी के सोए हुए हैं। हालत ये कि इनके टिकटॉकर हेड जो है वो इस्तीफा दे के चले गए क्योंकि उनकी सोशल मीडिया के हेड से लड़ाई हो गई है। टिकटॉकर के हेड सऊद भट्ट है और सोशल मीडिया के हेड आतिफ रऊफ है। वैसे तो मुझे पहली दफ़ा पता चला कि टिकटॉकर का कोई भी हेड भी है और टिकटॉकर का कोई शोबा भी बनाया हुआ है और सोशल मीडिया का भी कोई बाकायदा हेड है। आतिफ रऊफ साहब को हम देखते रहते हैं, वो ट्विटर पे एक्टिव है। तो अब तक के लिए इतना ही इस खबर के साथ कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बस आया ही चाहता है और फिर उसके बाद देखेंगे कि खान साहब इलेक्शन में जाते हैं या अपनी अपीलों में जाते हैं और फिर क्या धमा चौकड़ी मचती है और क्या इस मुल्क में थोड़ा बहुत इंसाफ रह गया और क्या इस मुल्क की अखलाकियत बचाने के लिए कि कोई सीरियस है, कोई आगे आएगा या फिर लोग जो है वो लाडले को बचाते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गर्दन वाले लोगों का बहुत ख्याल रखें।